गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो जल्दी से मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभी क्लियर हो गया होगा। अभी बताओ जरा, अभी सब क्लियर है? ऑल क्लियर? तो कैसे हो फ्यूचर डॉक्टर्स? भूल तो नहीं गए भाई? याद है या जूलॉजी पढ़ के बॉटनी भूल गए? बताओ जरा जल्दी से। तो जरा तीर तो चला दो, बहुत दिन हो गए तीर चले बिना देखे हुए, जरा जल्दी से चला दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें? चलो। हाँ, तो पहली चीज एनसीईआरटी का डिस्कशन। एनसीईआरटी में कुछ आगे बैक्टीरिया का पार्ट बचा हुआ है ना, इसीलिए रुका हुआ है। एक दो दिन में आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पार्ट हो जाने दो, जो आज और हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, उसके बाद आपको एनसीईआरटी का डिस्कशन मिल जाएगा। और अच्छा है ना, आपको फिर से पूरा चैप्टर एक बार और याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत यदि कुछ भूल गए होंगे, थोड़ी बहुत कुछ धूल जम गई होगी, तो फिर से करा देंगे। समझ में आ गया? चलिए, मैंने भी आप लोगों को बहुत याद किया। ये तीर चलते हुए देखना, केवल आप ही का बैच है जिसमें ऐसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या याद कर रहे हैं? बायोलॉजिकल। मैं थोड़ा लंबा हो गया, कॉम्प्लेन पी लिया मैंने, नहीं पोडियम लगा हुआ है नीचे। समझ में आया? चलो जरा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छे से समझना, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में हम वो बैक्टीरिया के सेल वॉल, सेल इनवेलप, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, हम सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। समझ में आ गया? तो चलिए जरा समझिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। मुझे बताओ जरा, हमने लिविंग वर्ड में देखा था कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स को क्या किया था? अलग अलग किया था। क्या किया था आप मुझे बताइए? प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग किया था। बट टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, जल्दी से बताओ, याद है ना? टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या देखते हैं बेटा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो देखो यहां पर हम लिख लेते हैं टू किंगडम। अरे याद है ना? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये हमने पूरा का पूरा उसमें पढ़ा था। याद करो जरा, क्लियर हो गया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। याद है ना? बहुत बढ़िया। अरे वाह, सबको याद है कैरोलस लीनियस। और आप मुझे बताइए जरा, इस कैरोलस लीनियस ने किस किस में डिवाइड कर दिया था? दो में डिवाइड कर दिया था, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। किस में डिवाइड कर दिया था? किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में। किस में डिवाइड कर दिया था? किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में। अब इसका बेसिस क्या था, जरा मुझे बताओ। व्हाट इज द बेसिस? इसका बेसिस क्या था? हमने देखा था राम मनोहर लोहिया कॉलेज। याद है ना? आप मुझे बताओ इसका बेसिस क्या था? राम मनोहर लोहिया कॉलेज। याद है ना? आर से क्या था? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये सभी को याद है या नहीं? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो रिस्पॉन्स कौन देता था? जो देता था वो एनिमल्स थे, जो नहीं देता था कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग वो प्लांट्स थे। एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉफ थे वो एनिमल थे, जो ऑटोट्रॉफ थे वो कौन थे? आप मुझे बताइए, प्लांट्स थे। लोकोमोशन जिसमें प्रेजेंट था वो एनिमल्स थे, जिसमें एब्सेंट था आप मुझे बताइए वो कौन थे? एनिमल्स थे। प्लांट कौन थे? प्लांट। फिर आप मुझे बताओ, हमने बोला था सेल वॉल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। याद है ना? हमने क्या बोला था? सेल वॉल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो जल्दी से मुझे बताओ, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट थी? सेल वॉल प्रेजेंट थी प्लांट्स में। एब्सेंट किसमें थी? एनिमल में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट थे किसमें? एनिमल्स में। एब्सेंट किसमें थे? प्लांट्स में। मुझे बताओ, इतना सभी को याद है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। पहले मुझे बताओ, इतना सभी को याद है ना? ऐसा तो कोई नहीं है जो भूल गया है। बताओ जरा फटाफट, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? सभी को याद है? बहुत बढ़िया। चलिए जरा अब देखिए जरा क्या हुआ। यहां पर आप देखना, बिल्कुल हम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। समझ में आ गया? इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है।
तो इसलिए कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे, बिल्कुल आराम से, हौले हौले से। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से चलेंगे, हौले हौले से। क्लियर हो गया? ये वाले टॉपिक में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बहुत आसान टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया? ये थोड़ी टेढ़ी क्यों बन रही है? टेढ़ी बन रही है ना, चलो ठीक है, बन जाने दो। तो देखो जरा जल्दी से देखो, तो अब हम बात कर रहे हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की, है ना? किसकी बात कर रहे हैं? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब आखिर थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? आप इस क्यों जरूरत पड़ी इसको आप समझना। व्हाट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? बेटा जैसे हमारी किडनी होती है ना, तो किडनी में क्या होता है? किडनी हमारी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर जो होते हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर करता है। आप देखो, आप यदि पानी ज्यादा पी लेते हो तो बार बार यूरिन जाना पड़ता है, यूरिनेशन होता है ना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी में सॉल्ट का, वाटर का बैलेंस करता है। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्लियर हो गया? अब थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी इसको आप समझना। देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, समझना जरा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन ऑर्गेनिज्म में पता चले जो है सेल वॉल नहीं है लेकिन फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। मतलब सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल ना होना किसका फीचर है? एनिमल का। बट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिज्म, ये किसका फीचर हो जाएगा? प्लांट का। समझ में आ गया? या कुछ ऐसे थे कि एनिमल है, चल नहीं सकते, मतलब उनमें ऐसे फीचर्स थे कि जो ना प्लांट में रखा जा सकता था ना एनिमल में रखा जा सकता था। समझना जरा, ना प्लांट में रखा जा सकता था ना एनिमल में रखा जा सकता था। मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बेटा खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो। क्लियर हो गया? तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हेकल। किसने दिया था? हेकल ने। क्या दिया था? आप मुझे बताओ जरा, कौन सा था वो किंगडम? थर्ड किंगडम का नाम क्या था? फटाफट आप मुझे बताइए। थर्ड किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम था उसका? किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम था? किंगडम प्रोटिस्टा। और इसमें को उसने क्या बोला था? एक्चुअली ये डस्टबिन थी। अरे वाह, मजा आ गया, सब याद है आपको। मैं बिल्कुल आराम से इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि हमने लिविंग वर्ड में पढ़ा था। मैंने आपसे बोला ना था, भूलना भी चाहो तो नहीं भूलोगे। देखो सब अपने आप याद आता जा रहा है, याद आता जा रहा है ना। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताइए जरा, प्रोटिस्टा क्या था? प्रोटिस्टा इज द डस्टबिन ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब जो भी एनिमल में फिट नहीं बैठ रहे इसमें डाल दो, जो प्लांट में फिट नहीं हो रहे इसमें डाल दो। समझ में आ गया? तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म को डाला गया? इसमें उन ऑर्गेनिज्म को डाला गया जिनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं था। ध्यान से समझना, जिनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं था। मतलब हम क्या लिखेंगे? लैक टिश्यू डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? लैक टिश्यू डिफरेंशिएशन। अब ये क्या बला है इसको आप समझना। लैक टिश्यू डिफरेंशिएशन क्या बला है? जैसे देखो, आपने वैसे टिश्यू पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? ध्यान देना। मान लो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये एक सेल है, 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 ये एक सेल है। ये सारे के सारे सेल का ओरिजिन क्या है? आप मुझे बताइए जरा। सारे के सारे सेल का ओरिजिन क्या है? फंक्शन क्या है? सेम। तो इनने सभी ने मिलके एक बना लिया, इसको हम क्या बोल देंगे? एक यूनिट बना ली जिसको हम बोलेंगे टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताइए। टिश्यू पेपर देखा, एक साथ होते हैं ना सब, तो एक जैसे दिखते हैं, एक साथ सबको मिला दिया हमने, क्या बन गया? और टिश्यू बन गया। क्या बन गया? टिश्यू बन गया। तो ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज। अब मान लो ये टिश्यू जो है कोई फंक्शन कर रहा है, मान लो कोई भी फंक्शन कर रहा है, मान लो एक्सक्रीशन कर रहा है, समझ में आ गया, और डाइजेशन कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टिश्यू डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे बेटा? टिश्यू डिफरेंशिएशन। दूसरी तरफ मान लो ऐसा ना हो, एक सेल जो है ये अकेला सेल, ये क्या कर रहा है? ये अकेला करे एक्सक्रीशन। समझ में आ गया? दूसरा सेल जो है वो अकेला, एक सेल क्या करे? डाइजेशन करे। क्या करे आप मुझे बताइए? डाइजेशन करे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दे डू नॉट हैव टिश्यू डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलेंगे दे डू नॉट हैव टिश्यू डिफरेंशिएशन। यहां बोलेंगे टिश्यू डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, यहां बोलेंगे टिश्यू डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है। तो आप मुझे बताइए इसमें हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। इसको हम बोल दें टिश्यू डिफरेंशिएशन, या फिर से बता दूं क्या? चलो जरा ध्यान से समझो। टिश्यू डिफरेंशिएशन एक बार और बता देता हूं। देखो जरा, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या बनाया? सेल 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 सेल, ये मैंने बना दिया। ये सभी ने मिलकर एक टिश्यू बना लिया। दूसरी तरफ मान लीजिए ये मैंने क्या बना दिया? सेल 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 सेल। अच्छे से समझना बेटा। क्लियर हो गया? यहां पर अब इसको आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है।
मान लो ये आप मुझे बताइए सारे सेल थे, इसने क्या बना लिया, टिश्यू। इसने भी आप मुझे बताइए क्या बना लिया बेटा, इसने टिश्यू। और ये जो टिश्यू था ये क्या कर रहा है, मान लीजिए परफॉर्म, इट इज परफॉर्मिंग, ये क्या कर रहा है, परफॉर्मिंग, क्लियर है, परफॉर्मिंग एक्सक्रीशन, है ना, क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन। मान लीजिए ये क्या परफॉर्म कर रहा है, रेस्पिरेशन, ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड टिश्यू डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे टिश्यू डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं टिश्यू डिफरेंशिएशन, टिश्यू डिफरेंशिएशन एब्सेंट है, नहीं है, यहां पर टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है। क्लियर हो गया, मतलब एक अकेला सेल जो है वो एक फंक्शन कर रहा है, इसने मान लीजिए एक्सक्रीशन कर दिया। समझ में आ गया, ये अकेला एक सेल था, इस अकेले एक सेल ने क्या कर दिया, रेस्पिरेशन कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इसने रेस्पिरेशन कर दिया। मान लीजिए यहां पर ये अकेला एक सेल था, इसने सेल ने क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया ना, इनको हम क्या बोलेंगे, दे डू नॉट हैव टिश्यू डिफरेंशिएशन। इनमें हम क्या बोलेंगे, टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है। मान लो इनकी कोई बॉडी बन भी गई, अब यहीं से समझना, मान लो ये बॉडी मैंने बना दी, तो इस बॉडी में ये मैं डाल देता हूं एक सेल। बताओ ये वाला सेल क्या कर रहा था, एक्सक्रीशन। मान लीजिए ये वाला सेल क्या कर रहा था, रेस्पिरेशन। और ये वाला सेल क्या कर रहा था, आप मुझे बताओ जरा, क्या कर रहा था ये वाला सेल, रिप्रोडक्शन। तो आप मुझे बताना जरा, क्या क्या क्या, मेरी बात सुनो, क्या क्या क्या, जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या इसने, हेकल ने इसमें यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म को डाला। बताओ ये यूनिसेल्ड कहलाएगा क्या, पहले मुझे देख के बताओ, क्या ये यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, पहले मुझे बताओ, क्या ये यूनिसेल्ड है या नहीं है। ये यूनिसेल्ड नहीं है, बात समझ में आ गया। ये मल्टी सेल्ड है, ये कैसा है, मल्टी सेल्ड है। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत बढ़िया। बट इसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन है क्या, नहीं है, इसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं। यही पॉइंट आपको यदि समझ में आ गया तो ये बहुत आसान होता है, समझ में आ गया, बहुत आसान होता है। तो ये क्लियर हो गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म को उसने किस में डाल दिया, किस में डाल दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए, प्रोटिस्टा में। किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। चलो जरा हम फिर से देख लेते हैं, बताओ जरा जल्दी से। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। क्या था आप मुझे बताओ, प्लांटियन, एनिमेलिया, इसका बेसिस क्या था, फटाफट आप मुझे बताना। राम मनोहर लोहिया कॉलेज, याद है ना। फिर आप मुझे बताइए हमने क्या देखा था, हमने देखा था, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड किंगडम की। किसकी बात कर रहे हैं हम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हेकल। किसने दिया था, हेकल ने। और वो किंगडम का नाम क्या था, प्रोटिस्टा। क्या नाम था, जल्दी से आप मुझे बताइए, प्रोटिस्टा। और इसके अंदर उसने किसको प्लेस किया था, जल्दी से मुझे बताओ, लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया, लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। और इसमें क्या नहीं था, लैक वेल डिफाइंड बाउंड्री। कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं थी, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे इसमें, लैक वेल डिफाइंड बाउंड्री। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा बेटा, लैक वेल डिफाइंड बाउंड्री। क्लियर हो गया। चलो जरा ध्यान से देखो, अब हम बात कर रहे हैं, अब आया क्या, माइक्रोस्कोप। अब क्या आया, माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के आने की वजह से वो चीजें भी दिखाई देने लगी जो पहले दिखाई नहीं देती थी। तो आप मुझे बताओ अब फोर्थ किंगडम कौन सा हो जाएगा, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, मुझे बताओ जरा। किसकी डिस्कवरी के बाद में, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। ध्यान से समझना, ये सभी अर्लियर क्लासिफिकेशन है। जब एग्जामिनर अर्लियर क्लासिफिकेशन लगाता है ना, तभी वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और ट्रस्ट मानना, यहां से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया, यहां से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझो। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, कोपलैंड ने कौन सा किंगडम बनाया, किसकी डिस्कवरी के बाद, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। तो इसका मतलब जो फोर्थ किंगडम आया, उस किंगडम का नाम क्या था, किंगडम मोनेरा। और इस किंगडम मोनेरा में उसने किसको डाल दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। किसको डाला, ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी क्या ना हो, क्यों ना हो। समझ में आ गया, ऑल माइक्रोस्कोपिक, ऑर्गेनिक लिख दिया मैंने ऑर्गेनिज्म की जगह, रुक जाओ जरा। ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म,
समझ में आ गया, ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब लास्ट में कौन सा किंगडम आया आप मुझे बताइए जरा, लास्ट में किंगडम आएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा किंगडम आएगा आप मुझे बताइए जरा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लास किंगडम आएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विटेकर। समझ में आ गया, किसने दिया था, विटेकर ने दिया था। और वो कौन सा किंगडम इंक्लूड किया गया, लास्ट बच गया फंजाई, इसको इंक्लूड किया था उसने। तो चलो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। क्लियर हो गया, इसके बारे में पढ़ ले फटाफट, देखो जरा जल्दी से। अब मेन किंगडम कौन से हैं, 2 किंगडम, तो एक बार लिख लेते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कौन कौन से थे, प्लांटी था, एनिमेलिया था। इसका बेसिस मुझे बताओ क्या हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, अब हम डायरेक्ट देखते हैं कौन सा किंगडम। अब हम देख रहे हैं डायरेक्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया, RH विटेकर ने। किसने दिया, RH विटेकर ने। मुझे एक बात बताओ, जो हम पढ़ रहे हैं पूरा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये सब कुछ हम पढ़ चुके, ये सब कुछ हम पढ़ चुके। क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा, आसान हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली डिफिकल्ट पड़ता है। समझ में आ गया, तो वो क्या हो जाता है, एक बार उसको पहले कर लो ना तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है। आया समझ में, चलिए। RH विटेकर। अब RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिए। वो किंगडम कौन कौन से हो गए, जरा काउंट करना शुरू करो। प्लांटी, फिर एनिमेलिया, फिर एनिमेलिया के बाद आप मुझे बताओ तीसरा किंगडम कौन सा आया था, प्रोटिस्टा। उसके बाद आप मुझे बताओ कौन सा था, मोनेरा। और फिर आप मुझे बताइए लास्ट किंगडम कौन सा था, फंजाई। कौन सा किंगडम हो जाएगा, फंजाई। क्लियर हो गया। अब इसका बेसिस क्या था, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। यही पढ़ा था ना हमने, क्या था मुझे बताइए, मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आ गया। टी से क्या हो जाएगा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। याद है ना क्या बोला था हमने, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। आर से आप मुझे बताओ क्या था, रिप्रोडक्शन। रिस्पॉन्स हमने हटा दिया था। अब समझना रिस्पॉन्स हमने क्यों हटा दिया। रिस्पॉन्स हमने इसीलिए हटा दिया क्योंकि प्लांट्स भी रिस्पॉन्स देने लगे। विटेकर आया था, जब तक विटेकर आया था तब तक उसके पहले ये पता नहीं था कि प्लांट रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन इसके आते आते तक ये पता चल गया था कि प्लांट रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत बढ़िया, रिप्रोडक्शन। पी से क्या हो जाएगा, फाइलोजेनी। क्या हो जाएगा, फाइलोजेनी। और सी से क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, सेल स्ट्रक्चर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। तो इन पांचों को डिवाइड करें, पहले हम पांचों में डिवाइड करते हैं, फिर हम देखेंगे कि अर्लियर क्लासिफिकेशन। एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो, अर्लियर क्लासिफिकेशन का मतलब है विटेकर के पहले वाले। बताओ जरा क्या, बोलो अपने आप वहां पर बैठे बैठे, अर्लियर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, विटेकर के पहले वाले। फिर से आप मुझे बताओ, अर्लियर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, विटेकर के पहले वाले। बात समझ में आ गया। फाइलोजेनी इन सभी का मतलब आपको मालूम है ना, थैलस का मतलब बॉडी, समझ में आ गया। प्लांट बॉडी को हम थैलस बोल देते हैं। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखना, हम फटाफट इसको देखते हैं कौन कौन से हमारे पास किंगडम है। हमारे पास है प्लांटी, प्लांटी के बाद है हमारे पास एनिमेलिया। समझ में आ गया। एनिमेलिया के बाद हमारे पास कौन सा है, प्रोटिस्टा। एक एक को विटेकर अलग अलग करेगा। प्रोटिस्टा के बाद कौन सा है, मोनेरा। मोनेरा के बाद कौन सा है, फंजाई। कौन सा है, फंजाई। चलो हम यहां पर क्या करते हैं, इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं। समझ में आ गया, ये हमने लाइन खींच दी। क्लियर हो गया, ये हमने क्या कर दिया, यहां पर लाइन खींच दी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको विटेकर के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। समझ में आ गया, किसके हिसाब से, विटेकर के हिसाब से। अब विटेकर ने देखा, ध्यान से देखना जरा, विटेकर ने देखा इसमें मैं क्या करूं, उसने सबसे पहले सारे प्रोकैरियोट्स को हटा दिया। अब मुझे बताओ प्रोकैरियोट्स का मतलब मालूम है कि नहीं, प्रोकैरियोट्स का मतलब मालूम है ना, जल्दी से आप मुझे बताओ, जिसमें न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस नहीं होता। पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताइए, इतना समझ में आ गया। तो इसने क्या किया, विटेकर ने इन चारों में से उसने किसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट ऑल प्रोकैरियोट्स। अब मुझे बताओ, विटेकर ने क्या कर दिया, सेपरेट ऑल प्रोकैरियोट्स।
समझ में आ गया? तो यहां पर हम लिख दें सेपरेट ऑल प्रोकैरियोट्स। समझ में आ गया? और ऑल द प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम, जल्दी से आप मुझे बताइए, ऑल द प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन कौन से किंगडम? बोलो बोलो जल्दी से, किंगडम मोनेरा। कौन से किंगडम में डाल दिया? जल्दी से मुझे बताइए भैया, जल्दी से बताओ कौन से उसमें डाल दिया। कितना बढ़िया, सभी को याद है। मैंने आपसे बोला ना, जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा आपको लगेगा कि यार सब याद है, हम तो कुछ भूले ही नहीं है। बात समझ में आ गया? सब बनेगा आपसे, सब कुछ फुल मार्क्स आएंगे, चिंता मत करना। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को, ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। कौन से किंगडम में डाल दिया? मोनेरा में डाल दिया। अब हमारे पास क्या बचे? यूकैरियोट्स। चलो हम देख लेते हैं। ऑल यूकैरियोट्स, यहां पर हमने क्या बोल दिया? तो हमारे पास क्या क्या बचे? इस तरफ हम लिख देते हैं ऑल यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर आप मुझे बताइए कौन कौन से बच जाएंगे? बाकी 4 बच जाएंगे ना? बताओ जरा कौन कौन बच जाएगा हमारे पास? प्लांटी बच जाएगा, प्लांटी के बाद एनीमेलिया बच जाएगा, एनीमेलिया के बाद आप मुझे बताओ प्रोटिस्टा बच जाएगा, और प्रोटिस्टा के बाद कौन बच जाएगा? फंजाई बच जाएगा। इनको अब अलग अलग करना है, इनको अब अलग अलग करना है कि नहीं करना? इसमें सारे क्या आ गए? यूकैरियोट्स। देखो उसने क्या किया, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सारे प्रोकैरियोट्स को उठा के किसमें डाल दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ऑल प्रोकैरियोट्स, जल्दी से आप मुझे बताइए, ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। लेकिन पहले माइक्रोस्कोपिक थे। मैंने बोला ना, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। पहले, इसके पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन में सारे माइक्रोस्कोपिक मोनेरा में थे, लेकिन अब सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा के अंदर हैं। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा के अंदर हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब बच गए 4, एक को अलग कर दिया, चल निकल, एक को हटा दिया, अब बच गए 4। समझ में आ गया? ऐसे होता है ना, आईआईटी में ऐसे एग्जाम होता है, पहले मेंस होता है फिर एडवांस होता है, पहले मेंस से हटा दिया फिर एडवांस से हटा दिया फिर सिलेक्ट किया। समझ में आ गया? और आप यदि हायर स्टडीज में जाओगे, क्लियर है, दूसरी कंट्रीज में जाओगे, तो पहले क्या होगा? पहले आप रिटन एग्जाम दोगे, उसको क्वालिफाई करोगे, फिर सेकंड दोगे, उसको क्वालिफाई करोगे, फिर तीसरा जो है वो ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद आप जाओगे तो पेशेंट पे वाइवा होगा, उसके बाद जाके फिर रिटर्न होगा, फिर जाके एडमिशन होगा। तो ये देखो जरा, एक एक को हटाते जा रहे हैं ना, क्राइटेरिया से सिलेक्ट, वो हमने कर दिया, क्राइटेरिया हटाते जा रहे हैं। समझ में आया? तो अब इसने क्या किया, यहां से उसने किसको अलग किया? इन 4 बच गए, 4 में से उसने ऑल यूनिसेल्यूलर, बताओ ये सभी यूकैरियोट्स है ना, ऑल यूनिसेल्यूलर, अच्छे से समझना, ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, इसको किस में डाल दिया? आर प्लेस्ड इन, बोलो जल्दी से, आर प्लेस्ड इन किसमें? प्रोटिस्टा में। किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा में। पहले प्रोटिस्टा में हर कोई था, पहले प्रोटिस्टा में हर कोई था, यूनिसेल भी था, मल्टी सेल भी था, प्रोकैरियोट भी था, यूकैरियोट भी था, ऑटोट्रॉप भी था, हेट्रोट्रॉप भी था, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन अब केवल किसको डाल दिया गया? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को। ये याद कर लो अच्छे से। तो आप मुझे बताओ, विटेकर ने किसको डाल दिया? केवल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को। ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब आप मुझे बताओ 4 में से कितने बचे? बताओ जरा, 4 में से कितने बचे? अब 3 बचे ना। कौन कौन से बच गए आप मुझे बताओ जरा। यहां पर तो अब ये यूनिसेल यहां पर आ गए, तो ये मल्टी सेल यहां पर आ गए, मल्टी सेल्यूलर यहां पर आ गए, है ना। अब इस मल्टी सेल्यूलर के अंदर आप मुझे बताइए कौन कौन से आ जाएंगे? जो 3 थे वो बच गए भाई, 2 को हटा दिया ना, तो बताओ जरा कौन कौन सा हो जाएगा? बच गया प्लांटी, फिर कौन सा बचा? एनिमेलिया, और फिर कौन सा बच गया? फंजाई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अब हम करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। अभी हमने सेल के बेसिस पे कर दिया ना, अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो हम देख लेते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब आप मुझे बताओ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली तो 2 ही होते हैं ना, एक होता है ऑटोट्रॉफ और एक होता है हेट्रोट्रॉफ।
समझ में आ गया? एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेट्रोट्रॉफ। जरा मुझे देख के बताओ, गौर से देखो, मुंह में दिखाते ना, चैन से सोना है तो जाग जाइए, तो आप मुझे गौर से आप देख के बताओ जरा कि इसमें ऑटोट्रॉफ कौन सा है? ओनली प्लांटी। सो ऑल द मल्टी सेल्यूलर, ध्यान से समझना, ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन, किसमें कर दिया हमने? प्लांटी में। किसमें डाल दिया? प्लांटी में। क्लियर हो गया? किसमें डाल दिया? प्लांटी में। तो अब हमारे पास कितने बच गए? बोलो जरा, कितने बच गए? अरे वो मूवी देखिए शोले, कितने आदमी थे, कितने किंगडम बच गए? बताओ जरा सांबा, कितने किंगडम बच गए? सरदार 2। हमारे पास भी कितने बच गए? 2। बात समझ में आ गया? एनिमेलिया और फंजाई। कितने बच गए? जल्दी से आप मुझे बताओ, कितने बच गए? केवल 2। कितने बच गए? केवल 2। अब इनमें क्या डिफरेंस करें? दोनों ही हेट्रोट्रॉफ है, दोनों ही हेट्रोट्रॉफ है। अब इनको किया गया, फंजाई में सेल वॉल होती है बट एनिमेलिया में नहीं होती, तो हमने क्या किया यहां पर? इस तरीके से हमने लिख लिया, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। प्रेजेंट किसमें थी आप मुझे बताइए? फंजाई में। एब्सेंट किसमें थी आप मुझे बताओ जरा? एनिमल्स में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसमें एब्सेंट थी? एनिमल में। तो ये सभी को याद हो गया? बताओ जरा, याद हो गया सभी को? अरे वो मूवी देखी ना, कितने आदमी तेरे सांबा, तो बोलता सरदार 2, ये देखो पूरे 2, और तुम इतने सारे। तो याद हुआ कि नहीं हुआ? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो बताओ जरा, जल्दी से बोलो। मैंने बोला प्रोटिस्ट, मैंने बोला मोनेरा, मैंने क्या बोला? मोनेरा। विटेकर के अकॉर्डिंग मोनेरा के अंदर किसको डाला गया? बताओ जल्दी से। मोनेरा के अंदर माइक्रोस्कोपिक को डाला गया या फिर सारे प्रोकैरियोट को डाला गया? सारे प्रोकैरियोट को डाला गया। याद करो मेरे साथ में, समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ जरा, प्रोटिस्टा में किसको डाला गया? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। किसको डाला गया? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, 3 बच गए हमारे पास। ऑटोट्रॉफ को हमने प्लांट में डाल दिया, बट प्लांट के अंदर मल्टी सेल्ड है, प्लांट के अंदर मल्टी सेल्ड है। याद रखना कैसे है? मल्टी सेल, मल्टी सेल, मल्टी सेल। बात समझ में आ गया? वहां पर कैसे हैं आप मुझे बताओ? बच गए हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में कौन बच गए? एनिमेलिया और फंजाई। और ये एनिमेलिया और फंजाई में एक में सेल वॉल है, एक में सेल वॉल नहीं है। हो गया पूरा क्लियर? चलो जरा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जरा हम लिख लेते हैं, बताओ जरा। तो यहां पर मैंने बोला किंगडम मोनेरा, तो विटेकर के अकॉर्डिंग यहां हम लिख देते हैं RH विटेकर। RH विटेकर के अकॉर्डिंग मोनेरा के अंदर हमने किसको डाला गया? बोलो जरा, ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स? ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, प्रोटिस्टा के अंदर हमने किसको डाला? प्रोटिस्टा के अंदर हमने डाला ऑल यूनिसेल्युलर। बोलो जल्दी से बेटा, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। मैंने बोला ना, यहां से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया? फिर हम बात कर रहे हैं तीसरा, प्लांटी। तो बताओ जरा, प्लांटी हमने बोला एनिमेलिया, और हमने लास्ट बोला फंजाई। ये अपना लोगो थोड़ा ज्यादा बढ़ा गया यहां पर, चलो कोई बात नहीं। तो प्लांटी में आप मुझे बताओ हमने किसको डाला? बताओ जरा, यूनिसेल की मल्टी सेल? सारे मल्टी सेल। ये भी आप मुझे बताओ कैसे होंगे? मल्टी सेल। ये भी कैसे होंगे? दे आर ऑल्सो मल्टी सेल। फिर आप मुझे बताओ, मल्टी सेल यूकैरियोट। ये भी कैसे होंगे? मल्टी सेल यूकैरियोट। ये भी कैसे होंगे? मल्टी सेल यूकैरियोट। बट ये मल्टी सेल कैसे हैं? यूकैरियोट और ऑटोट्रॉफ। आ गया समझ में? ये कैसे हो जाएंगे? दे आर हेट्रोट्रॉफ। ये भी कैसे हो जाएंगे? दे आर हेट्रोट्रॉफ। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये देखिए जरा, इस तरीके से सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट फटाफट बोलो। तो आप मुझे बताओ, अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, ये विटेकर के अकॉर्डिंग है। एक काम करो, जल्दी से लिखो अभी इसको लिखो। मोनेरा लिखो, क्या है मोनेरा के अंदर लिखो, क्या है प्रोटिस्टा उसके अंदर लिखो, क्या है प्लांटी उसके अंदर लिखो, क्योंकि जब हम इसको अर्लियर क्लासिफिकेशन से कंपेयर करते हैं ना, तब बैंड बच जाती है। बात समझ में आ गया? लिखो इसको जरा जल्दी से। डन हो जाए तो तीर चला देना हमारे। समझ में आ गया? कोई जल्दबाजी नहीं करना इस टॉपिक में, ये टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक है।
डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअली कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बात समझ में आ गया? हो जाए, याद हो जाए तो डनाडन बढ़िया से अपने तीर चला देना। तो पढ़ाई लिखाई करी इतने दिन की नहीं करी कि मस्ती करते रहे। बस कल या परसों में आपको आ जाएगा, बस ये 2 लेक्चर में करा दूं इसके, सेल इन्वेलप, फिर आपको सेल स्ट्रक्चर, और वो जो है वो दोनों की आपको वो भी एनसीईआरटी भी मिल जाएगी। और अच्छा है ना, पूरा एक बार फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे खुद तो पढ़ोगे नहीं, मालूम है मुझे। तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो अब हम देखते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन और विटेकर का क्लासिफिकेशन। तो एक एक किंगडम को देखते चले। चलो हम यहां पर देखते हैं किंगडम मोनेरा। ध्यान से देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। क्लियर है? तो किंगडम मोनेरा में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या बेटा? विटेकर के पहले या विटेकर के बाद? बोलो जरा जल्दी से, विटेकर के पहले या विटेकर के बाद? और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं विटेकर क्लासिफिकेशन। विटेकर्स क्लासिफिकेशन, क्या बोल रहे हैं हम? विटेकर्स क्लासिफिकेशन, है ना? क्या बोल रहे हैं हम? विटेकर्स क्लासिफिकेशन। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में मोनेरा में हमने किसको डाला था? आप मुझे बताओ जरा। अर्लियर क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा में ऑल माइक्रोस्कोपिक को डाला था। ऑल माइक्रोस्कोपिक, समझ में आ गया? मतलब चाहे वो प्रोकैरियोट हो एंड यूकैरियोट हो, दोनों को हमने क्या किया था? साथ में डाल दिया था। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट प्लेस टुगेदर। जो भी माइक्रोस्कोप से दिख रहा है, चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे वो यूकैरियोट है, सब इसके अंदर आ जाएंगे, प्लेस टुगेदर। समझ में आ गया? लेकिन विटेकर के क्लासिफिकेशन में किसको डाला गया? बताओ जरा। ओनली किसको? प्रोकैरियोट्स। मतलब यूकैरियोट्स का पत्ता साफ कर दिया, यूकैरियोट को हमने उड़ा दिया। ये लिख देते हैं यूकैरियोट, और यूकैरियोट का पत्ता साफ कर देते हैं। चलो इसको उड़ा देते हैं, निकल, हटा दिया, यूकैरियोट आउट। तो यूकैरियोट को हटा दिया। पहले सबसे इसमें जो माइक्रोस्कोप से दिख रहे हैं सारे इसके अंदर थे। क्लियर हो गया? लेकिन विटेकर के क्लासिफिकेशन में हमको माइक्रोस्कोप फाइक्रोस्कोप से मतलब नहीं है, हमको मतलब है प्रोकैरियोट से। किससे मतलब है? प्रोकैरियोट से मतलब है। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किसकी बात कर रहे हैं हम? किंगडम प्रोटिस्टा। अगेन अर्लियर क्लासिफिकेशन। टेढ़ा क्यों जाता है यार? ये हमने बोल दिया अर्लियर क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशन मतलब उसके पहले। समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ विटेकर्स क्लासिफिकेशन। विटेकर्स क्लासिफिकेशन, समझ में आ गया? विटेकर्स का क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखना जरा अर्लियर क्लासिफिकेशन में इसमें क्या किया गया था। इसमें ध्यान से आप समझना, इसमें यूनिसेल्ड एंड मल्टीसेल्ड दोनों को एक साथ रख दिया था। मल्टीसेल्ड, जितने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना, सबको एक साथ रख दिया था। मतलब यूनिसेल्ड मल्टीसेल्ड, और फिर आप मुझे बताओ प्रोकैरियोट यूकैरियोट, सबको एक साथ रख दिया था। प्रोकैरियोट, अरे डस्टबिन था ना, डस्टबिन में हर चीज मिल जाती है, डस्टबिन में तो सारी चीजें मिल जाती, कई बार काम की चीजें भी मिल जाती ना। क्लियर हो गया? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। समझ में आ गया? और तीसरा ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ, सबको जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ, सबको एक साथ इसमें प्लेस कर दिया था। ध्यान से समझो जरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ जरा, अर्लियर क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल मल्टीसेल साथ साथ, प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ साथ, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ साथ साथ। बताओ, यूनिसेल मल्टीसेल साथ साथ, प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ साथ, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ साथ साथ। समझ में आ गया? लेकिन विटेकर भाई ने क्या किया? विटेकर भाई ने इनमें से केवल 2 कैरेक्टर को ही बस आगे जगह दी, बाकी सबको हटा दिया। निकलो निकलो निकलो। समझ में आ गया? मतलब बाकी किसी से उसको मतलब नहीं है। मतलब इसमें से यूनिसेल मल्टीसेल और यूनिसेल में से किसको सिलेक्ट किया? यूनिसेल को।
प्रोकैरियोट यूकैरियोट में से किसको सिलेक्ट किया? यूकैरियोट को। किसको सिलेक्ट किया? यूकैरियोट को। अब कोई भी हो जाए, फिर वो चाहे ऑटोट्रॉफ हो जाए चाहे हेट्रोट्रॉफ हो जाए चलेगा, लेकिन यूनिसेल यूकैरियोट होना चाहिए। तो उसने क्या किया? केवल और केवल इन दो कैरेक्टर्स को ही जगह दी। और वो दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ, कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा? यूनिसेल्ड यूकैरियोट। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? यूनिसेल्ड यूकैरियोट। समझ में आया इतना या नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताइए। समझ में आ गया सभी को? आ गया समझ में तो लिखो इसको। मैंने आपसे बोला ना बेटा, ये डिफिकल्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद तो बड़ी आसान चीजें, फिर हम पढ़ेंगे सेल इनवेलप बैक्टीरिया का। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर आप रियल डॉक्टर हो? हाँ भैया रियली डॉक्टर है। क्लियर हो गया? पीएचडी डॉक्टर नहीं है। आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? क्लियर हो गया? तुमको पढ़ने से ज्यादा मैं क्या कर रहा हूं उसमें तुमको ज्यादा इंटरेस्टेड है। अरे पढ़ने पे ध्यान दो। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट बताओ। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। चलो अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देखना। यूनिसेल्ड और मल्टीसेल्ड किस किस को साथ में डाला गया था? देखो यूनिसेल्ड होता है क्लेमाइडोमोनास। जब एग्जाम्पल आते तभी बैंड बजती है, क्लेमाइडोमोनास। समझ में आ गया? क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्ड है। और मल्टीसेल्ड एक एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। पहले दोनों को एक साथ प्लेस किया गया था। मैंने बोला ना बेटा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसीलिए मैं इतने आराम से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। यूनिसेल्ड क्लेमाइडोमोनास, मल्टीसेल्ड स्पाइरोगायरा। यूनिसेल्ड क्लेमाइडोमोनास, मल्टीसेल्ड स्पाइरोगायरा। तो ये जो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा है, दोनों को एक साथ किया था, एक साथ यहां पर जो है रख दिया गया था। समझ में आ गया? क्या कर दिया था? दोनों को एक साथ यहां पर रख दिया था। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आप देखना, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट में कौन? प्रोकैरियोट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी। आप आगे पढ़ोगे ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और ग्रीन एल्गी, इनको एक साथ रख दिया था। लेकिन इसने उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। ग्रीन एल्गी हटो। ऑटोट्रॉफ में कौन आ जाएगा? प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफ में कौन आ जाएगा? फंजाई। कैसे? अरे दोनों में सेल वॉल है ना, सेल वॉल तो किस में डाल दिया? किस में डाल दिया था आप मुझे बताओ? प्लांट्स में डाल दिया था। ये सब अर्लियर क्लासिफिकेशन है। ये सब क्या है? अर्लियर क्लासिफिकेशन। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में यूनिसेल मल्टीसेल साथ साथ थे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ साथ थे, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ साथ साथ थे, सारा कचरा एक साथ था। लेकिन विटेकर ने इसमें से दो को हटा के एक तरफ कर दिया। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्ड है, उसको यहां जगह मिल जाएगी, बट स्पाइरोगायरा को नहीं मिलेगी। तो आप मुझे बताओ क्लेमाइडोमोनास क्या है? चलो हम यहां लिख लेते हैं। ये मैंने बोला क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास आप मुझे बताइए क्या है? इट इज यूनिसेल्ड, तो इसको जगह मिल जाएगी। लेकिन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा जो है आप मुझे बताइए ये कैसा है? मल्टीसेल्ड। और जब मल्टीसेल्ड है तो इसको जगह नहीं मिलेगी, इसको जगह नहीं मिलेगी। फिर आप मुझे बताइए जरा, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी दोनों को हटा दिया गया, दोनों को ही हटा दिया गया था। प्लांट और फंजाई दोनों को ही हटा दिया गया था इससे। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो आ गया पूरा समझ में? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? फटाफट मुझे बताओ। यदि क्लियर हो गया तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वही सेल का इन्वेलप। जो बैक्टीरिया का सेल इन्वेलप है ना, वो हम पढ़ने वाले, जो सेल चैप्टर में सबसे पहले दिया हुआ है, और बिना इतना कुछ समझे हुए आपको समझ में नहीं आता। ग्रीन एल्गी, हाँ देखो बेटा, ग्रीन एल्गी जो है ना वो ऑटोट्रॉफ भी है और मल्टी सेल्ड भी है। ये ग्रीन एल्गी जो होती है ना वो मल्टी सेल्ड होती है। तो मुझे बताओ, जब मल्टी सेल्ड हो जाएगी तो वो कहां जाएगी? प्लांट में जाएगी ना, क्योंकि आप मुझे बताओ ग्रीन एल्गी है मतलब फोटोसिंथेसिस कर रही है। हाँ क्वेश्चन पूछ लो क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूं। क्लियर हो गया? और अभी कहां से बैकलॉग आ गया? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई शुरू हुई है। क्लास में यदि तुम ढंग से सुनोगे ना तो कोई बैकलॉग कभी नहीं होगा। अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। 2 साल सोचो जरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th के, इसीलिए क्लास में ध्यान से सुनो। यदि क्लास में ध्यान से सुनोगे तो कभी घर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। याद मैं करा दूंगा, भूलोगे भी नहीं, इस बात को याद रखना। तो ये क्लियर हो गया? तो ग्रीन एल्गी इज मल्टी सेल्ड। ग्रीन एल्गी क्या होती है? मल्टी सेल्ड। और जब मल्टी सेल्ड हो गई तो क्या इसमें इसको जगह मिलेगी? नहीं, क्योंकि इसमें कौन है? यूनिसेल्ड।
कौन सी है? यूनिसेल्ड। हो गया पूरा क्लियर? हाँ, हम क्लेमाइडोमोनास को प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, हम उसको क्लेमाइडोमोनास को प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, बट उसको विटेकर की बात करें तो उसको रखा कहां पर गया है? आप मुझे बताओ जरा, कहां पर रखा है उसको? हमने रखा कहां पर है? जल्दी से आप मुझे बताइए। हमने उसको प्रोटिस्टा में रखा हुआ। आप इस तरीके से समझो। अरे आप मुझे बताइए, मान लीजिए अब क्या बोलते हैं, गर्ल्स और बॉयज मिलके भी होता है ना, फुटबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, समझ में आ गया? अरे साथ में खेला होगा आपने, बचपन में खेला, मान लो अभी 11 12 में 10th में भी आपने खेला होगा, कोई गेम खेल रहा हो साथ में। लेकिन मान लो हॉस्टल में रह रहे हो तो गर्ल्स हॉस्टल में जाएंगी, बॉयज हॉस्टल में जाएंगे, तो पढ़ कहीं भी लो, बट जहां प्लेस किया है रहना तो वहीं पड़ेगा ना। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? एग्जाम्पल कैसे याद करें? इतने से तो एग्जाम्पल है अभी, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास चलेमाइडोमोनास यूनिसेल्ड है, स्पाइरोगायरा मल्टीसेल्ड है। यदि भूल जाओ पहले सी आता है बाद में एस आता है, तो सी वाला जो है वो यूनिसेल्ड है, पहले एक आता है बाद में मल्टी आता है, तो चलेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेल्ड है, स्पाइरोगायरा मल्टीसेल्ड है। अरे आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल सही वैशाली, बिल्कुल सही है। और मैं इतनी जल्दी देख नहीं पाता। वॉइस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ क्लासिफिकेशन। आगे आएगा बेटा, रिप्रोडक्शन अभी आगे आएगा। क्लियर है? जब हम और प्लांट उसमें पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। आ गया समझ में? और कोई डाउट है तो जरा पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछो जरा। हाँ, एक बात सुनो, बहुत लोग ये मुझे मैसेज करते हैं, जो नए ज्वाइन होते हैं, जो नए ज्वाइन होते हैं ना, पुराना भूल जाओ, अभी से स्टार्ट करो। जो अभी चल रहा है आपको सब समझ में आएगा, आप चिंता मत करना। बस सेल साइकिल के जो वीडियोस है ना वो धीरे धीरे देख लेना, सेल साइकिल के बस देख लेना, क्योंकि सेल साइकिल बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर हो गया? बाकी आप कुछ मत देखो, बॉटनी में आपको सेल साइकिल के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, वो भी थोड़ा सा माइटोसिस देख लेना बस, माइटोसिस का एक लेक्चर देख लेना बस, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपसे सब बन जाएगा। क्लियर हो गया? और आपको पुराना सोचना ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि अभी पुराने की चिंता करते रहते हैं तो आगे का छूटता जाता है। अभी आपने ज्वाइन किया, मान लो अभी से पढ़ाई करना शुरू किया, पहले पढ़ाई नहीं भी करी, पुराना भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, जो अभी चल रहा है ना उस पर फोकस करो। इस पर फोकस करोगे तो ये पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, वो अपने आप देखोगे धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। और बेसिक टॉपिक है, हर जगह आएंगे। आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े बेटा, चलो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बैक्टीरिया की। किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की। बैक्टीरियल सेल इनवेलप, अच्छे से समझना। अब हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल सेल इनवेलप, अच्छे से समझो। क्लियर हो गया? बैक्टीरियल सेल इनवेलप, क्लियर हो गया? चलिए, तो बैक्टीरियल सेल इनवेलप में क्या हो जाएगा? पहले मुझे बताओ इनवेलप का मतलब क्या होता है? अरे इनवेलप देखा है? लिफाफा देखा है क्या? लिफाफा होता है जिसमें हम इनवेलप में कभी शादी वादी में जाते हैं तो पैसे वैसे रख के दे देते हैं ना, इनवेलप होता है ना? होता है कि नहीं होता है? जल्दी से आप मुझे बताइए। तो वो जो इनवेलप होता है मतलब वो कवरिंग होती है। वो क्या होती है? कवरिंग होती है ना। कई बार शादी में ऐसी कल्टी में भी, कॉलेज में आ जाओगे तो कल्टी में जाओगे, इसी तरीके से कहीं पे भी खाली लिफाफा पकड़ा के आ जाओगे, तो आप मुझे बताओ वो कवरिंग होती है ना, आउटर कवरिंग। इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी चारों तरफ कवरिंग होती है। क्या होती है? कवरिंग होती है। क्लियर हो गया? उसको हम क्या बोलते हैं? सेल इनवेलप। क्या बोलेंगे उसको? सेल इनवेलप। अब आप समझना, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने बना दिया दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, हमेशा सेल मेम्ब्रेन होगी। अब मैंने बना दिया दिस इज अ सेल वॉल, ये मैंने क्या बना दिया? मान लीजिए सेल वॉल। बताओ जरा, बैक्टीरिया में क्या होती है? सेल वॉल होती है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये मैंने क्या बना दी? सेल वॉल। क्या बना दी? आप मुझे जल्दी से बताइए। दिस इज सेल वॉल, है ना? क्या बना दी मैंने? सेल वॉल। आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा? दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो ये सभी उसकी कवरिंग है ना। अब कुछ बैक्टीरिया में एक और कवरिंग होती है, और उस एक और कवरिंग का नाम होता है क्या? इस कवरिंग का नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम होता है? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। बताओ जरा, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज ग्लाइको बोलो जल्दी से, क्या नाम है इसका? ग्लाइकोकैलिक्स। देखो कैलिक्स का मतलब होता है कवच, कैलिक्स का मतलब क्या होता है? कवच। जैसे आपने आर्मर देखा है ना, और ढाल वाले ऐसे लड़ने के लिए जाते हैं ना। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ उसको हम क्या बोल देंगे? कैलिक्स। तो देखो जरा,
इसको हम बोलेंगे, सबसे बाहर वाले को हम बोलेंगे ग्लाइको कैलिक्स। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? ग्लाइको कैलिक्स। और ग्लाइको का मतलब क्या हो जाएगा? शुगर, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। और कैलिक्स का मतलब हो जाएगा कोट। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? कोट। तो ये क्या कहलाएगा? शुगर का कोट है। क्या है? शुगर का कोट है। बात समझ में आ गया? क्या है ये? शुगर का कोट है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लाइको कैलिक्स। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? ग्लाइको कैलिक्स। आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो अब हम पढ़ें इसके एक एक के बारे में। चलो एक एक को चुन चुन के देखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल इनवेलप। बैक्टीरियल सेल इनवेलप समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा? बताओ जरा, आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा? सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर होगा, बताओ जरा जल्दी से, ग्लाइको कैलिक्स। क्या होगा? ग्लाइको कैलिक्स। इनर मोस्ट आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, इनर मोस्ट क्या हो जाएगा? इनर मोस्ट क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी? फटाफट आप मुझे बताइए, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मुझे बताओ, बिना सेल मेम्ब्रेन पढ़े हुए, बिना सेल मेम्ब्रेन पढ़े हुए क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आती? नहीं आती। इसीलिए इसको बाद में बताया। क्लियर हो गया? अब मिडिल लेयर, यहां पर हम बोल देते हैं मिडिल, या हम बोल देते हैं मिडिल। तो मिडिल में आप मुझे बताइए क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, बीच में क्या होती है? सेल वॉल। आया समझ में? क्या होती है बेटा बीच में? सेल वॉल। हाँ, सेल मेम्ब्रेन बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले एक ही बात है। हम सेल मेम्ब्रेन बोले या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले एक ही बात है। क्लियर हो गया? और एक चीज याद रखना, कहीं पर भी चले जाओ, बैक्टीरिया से लेके एनाकोंडा तक चले जाओ, बैक्टीरिया से लेके या माइकोप्लाज्मा से लेके आप क्रोकोडाइल तक चले जाओ, सभी की सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? लिपिड की बनी होगी। तो यहां पर हम लिख लें कंपोज्ड ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा? कंपोज्ड ऑफ, बोलो जरा जल्दी से, कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अरे ये याद है या भूल गए? पहले मुझे जल्दी से बताओ, याद है ना? क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? लिपिड एंड प्रोटीन। बहुत बढ़िया, लिपिड बाइलेयर हमने सब कुछ देखा था। चलिए जरा, अब सेल वॉल। यहां पर सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन। अब मुझे कोई बताएगा कि इस पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब क्या है? पेप्टाइडो का मतलब क्या है? आपने पेप्टाइड बॉन्ड्स पढ़े होंगे, आपने बायोमोलिक्यूल में पेप्टाइड बॉन्ड पढ़े। अरे दो अमीनो एसिड के बीच में जो एक बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा ना, आपने एक अमीनो एसिड बनाया होगा COOH, ये आपने बनाया होगा इस तरीके से, ये हमने बना दिया, ये वेरिएबल, ये हमने बना दिया दिस इज NH2। यहां पर हमने बना दिया दूसरा अमीनो एसिड, ये हमने बना दिया NH2, ये हमने बना दिया H, यहां पर हमने बना दिया COOH। याद है ना? और यहां से क्या निकल जाता था आप मुझे बताओ जरा? यहां से निकल जाता था ये वाटर। तो यहां पर जो बॉन्ड बन जाता था, यहां पर जो बॉन्ड बन जाता था उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो पेप्टाइड का मतलब क्या है? जो प्रोटीन में प्रेजेंट है वो बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो पेप्टाइडो का मतलब ये बॉन्ड, मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, जल्दी से मुझे बताओ, बोलो जल्दी से। पेप्टाइडो का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटीन। और ग्लाइकन का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अब तो आता है आपको बढ़िया से। क्लियर हो गया? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइको नाम ही बता रहा है, कोई बताएगा? ग्लाइको मतलब क्या? शुगर। तो ये बना हुआ है कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड। किससे बना हुआ है? और पॉलीसैकेराइड का मतलब सभी को मालूम है ना, पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर, पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड, कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड। बात समझ में आ गया?
किसी को इसमें डाउट है तो बताओ जरा जल्दी से। फिर हम एक एक को चुन चुन के देखेंगे। क्लियर हो गया? एक एक को चुन चुन के देखेंगे। अरे भैया सर आपने बोला था ग्लाइको का मतलब शुगर। अरे शुगर ही तो होती है पॉलीसेक्राइड। जानते हो पॉलीसेक्राइड क्या होती है? शुगर के लिए तो हम एक कॉमन वर्ड यूज कर, पॉलीसेक्राइड क्या होती है आप मुझे बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स को ही तो शुगर बोलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है तो जरा चला दो तीर। आ गया समझ में? सैक्राइड मतलब शुगर, पॉली मतलब मैनी। सैक्राइड मतलब शुगर, पॉली मतलब मैनी। बहुत सारे शुगर के यूनिट को हम क्या हो जाएंगे? पॉलीसैक्राइड। आ गया समझ में? हो गया पूरा क्लियर? चलो आगे बढ़े। थैलस का मतलब बेटा अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अभी जब ब्रायोफाइट पढ़ेंगे ना तब अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लाइकोकैलिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स की। तो अब देखना जरा, ये ग्लाइकोकैलिक्स कुछ जगह काफी टफ हो जाता है। कैसा हो जाता है? काफी टफ हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया में कैसा हो जाता है? काफी टफ, बिल्कुल कड़ा, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दूसरी तरफ ये कैसा हो जाता है? चिपचिपा सा, लूज सा। लूज मतलब स्लाइम। जैसे आपने जेली खाई ना, ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खाया होगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्लाइम लेयर या स्लाइमी मास बोल देते हैं, या फिर लूज लिख देते हैं। एक तरफ हमने लिख दिया टफ, एक तरफ हम लिख देते हैं लूज। लूज और स्लाइमी मतलब चिपचिपा टाइप का। जैसे जेली होती है, आप मुझे बताओ जेली टफ होती है क्या? कि पता चले ब्रेड में लगाया और चबाया तो पीछे के दो जो है वो मोलर उड़ गए। ऐसा होता है क्या? बताओ जरा। ऐसा तो नहीं होता ना। कैसी होती? लूज होती है। तो ये लूज हो गई। आया समझ में? चलिए जरा, अब ये जो टफ होता है ना, ध्यान से समझना जरा, ये जो टफ पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल। और जो लूज होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। दिस इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे जल्दी जल्दी से मुझे बताओ? इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। अब मुझे बताओ, टफ है बैक्टीरिया का ये कोट, टफ है। किस लिए टफ है? बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग टफ है। क्या मदद करेगा बताओ जरा? उस बैक्टीरिया को किस चीज में मदद करेगा? बताओ जरा, कैसे मदद करेगा? बोलो बोलो, क्या करेगा? कोई चीज टफ होती है तो क्या करती है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आप ऐसे याद रखो, कैप्सूल, कवच। ये क्या है? कवच। ग्लाइकोकैलिक्स में मेनली ये क्या हो गया? कवच। और कवच का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? आप मुझे जल्दी से बताओ। कवच का मतलब जो उसको क्या करेगा? बचाएगा। और कवच किससे? खुद से। देखा है किसी को? पता चले वो बाजीराव मस्तानी में बाजीराव जो है कवच पहन के जाता है। किस लिए? क्यों? क्योंकि रोज घुमा घुमा के खुद को ऐसे तलवार मारता है, ऐसे घुमा घुमा के तलवार मारता है। बताओ जरा, खुद से बचाने के लिए या दूसरे से? दूसरे का कोई ढाल वाल कुछ आ रहा है उससे बचाने के लिए। बताओ जरा, किससे? दूसरे से ना। तो यहां पर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, जानवरों की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में है। तो जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में, तो उनका डिफेंस सिस्टम है ना। उनका क्या होगा आप मुझे बताओ? डिफेंस सिस्टम होगा ना। अनफेवरेबल कंडीशन नहीं बेटा, डिफेंस सिस्टम। समझ में आ गया? क्या होगा? डिफेंस सिस्टम। तो उस डिफेंस से बचाएगा। जैसे आप इस तरीके से समझना, हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, तो मुझे बताओ जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो किस लिए होती है? कि खुद को ऐसे रख के ऐसे उड़ा ले। या फिर आप मुझे बताओ, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है जिससे कि जो दूसरी जो फायरिंग हो रही है उससे हम बच जाए, दूसरे की फायरिंग से ना। क्लियर हो गया? तो दूसरे के, जिसके जहां पर जा रहे हैं उसके डिफेंस से बचाने में ये मदद करता है। तो ये क्या करेगा जल्दी से आप मुझे बताइए? चलो हम बना के भी देख लेते हैं। पहले हम यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ये मैंने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर भी मैं बना देता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं बना देता हूं सेल वॉल। ये मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज अ सेल वॉल। ये भी मैंने क्या बना दी? दिस इज अ सेल वॉल। क्लियर हो गया? और फिर मैं क्या बना दे रहा हूं यहां पर? आप मुझे बताइए। ये मैं काफी टफ बना दे रहा हूं ऐसी।
और थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, टफ बना देता हूं, काफी स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन। और यहां पर मैं इसे लूज टाइप का बना देता हूं, ये लूज टाइप का बना दिया, क्या बना दिया मैंने, लूज टाइप का बना दिया। तो आप मुझे बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, फटाफट मुझे बताइए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कैप्सूल। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज स्लाइम लेयर। ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज स्लाइम लेयर। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या हो जाएगा, स्लाइम लेयर। क्लियर हो गया। देखो समझ में आना चाहिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने पर यदि हम देखें तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के, बट इंटरेस्ट, हम तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं ना, समझ में आ गया, तो हमको उसके लिए पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं बीच में जो लगता है कि यार थोड़े से वैसे, बट आसान होते हैं, समझोगे बहुत आसान होते हैं। तो देखो आसान सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं। अब आप मुझे बताओ, कवच है तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा। प्राइमरी फंक्शन, कवच का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, आप मुझे बताओ, प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट डिफेंस। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट डिफेंस। होस्ट के डिफेंस से, होस्ट मतलब जिसके अंदर है, क्लियर हो गया, होस्ट डिफेंस। क्लियर हो गया। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है अटैचमेंट, चिपकना, होस्ट से चिपक जाए, अटैचमेंट, जुड़ जाए। चिपचिपा है ना, आप मुझे बताओ जिससे आप चिपकाते भी हो, गम जो होता है, अरे वो वाला गम नहीं, समझ में आ गया, जो आपको बहुत भर भर के होता है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ कौन सा यहां पर जिससे हम चिपकाते हैं ना, क्लियर हो गया, तो वो ये क्या करेगा, अटैचमेंट। क्या करेगा जल्दी से आप मुझे बताओ, अटैचमेंट। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, कुछ इसके सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन भी देख लें। सेकेंडरी फंक्शन, इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है अटैचमेंट, और इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। तो देखो जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूरा मेडिकल कॉलेज में आने के बाद भी पढ़ना है, ये आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे। सेकेंडरी फंक्शन का मतलब दूसरा काम, समझ में आ गया, एक मेन काम होता है और एक दूसरा काम हो गया। क्लियर हो गया कि जो मेन से हटके है, बात समझ में आ गया। जैसे आपका मेन काम क्या है, पढ़ना, लेकिन आपके पास सबसे कम टाइम पढ़ने के लिए होता है, समझ में आ गया। दूसरा काम है आपका ये चैटिंग करना, इसके लिए कितना टाइम है, देखो जरा कितने बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल क्रिएटिविटी आती है इसमें, आती है कि नहीं आती, कितनी क्रिएटिविटी आती है। क्लियर, इतनी क्रिएटिविटी पढ़ाई में नहीं आती जो प्राइमरी फंक्शन है ना। माँ बाप ने पढ़ने के लिए, अभी आप मुझे बताओ 11th 12th मेन काम क्या है, पढ़ना, उसी के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलता, तो वो प्राइमरी फंक्शन है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये जो कैप्सूल हो गया, दिस कैप्सूल इज, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा, फटाक से आप मुझे बताओ, प्रोटेक्शन। क्यों, क्योंकि ये टफ है, और जो चीज टफ होगी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बात समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताओ ये क्या करेगा, चिपचिपा है तो चिपकने में मदद करेगा, चिपचिपा है तो चिपकने में मदद करेगा। अरे फिर से बताओ, चिपचिपा है तो चिपकने में मदद करेगा। क्लियर हो गया, चेप है ये तो पूरा का पूरा। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी फंक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी फंक्शन। बात समझ में आ गई। अब सेकेंडरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये भी अटैचमेंट में मदद करता है, क्योंकि शुगर है ना, तो शुगर है, आप मुझे बताओ थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा अटैचमेंट में मदद ये भी करता है, बट ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है, और ये भी प्रोटेक्शन में मदद करेगा। सर ये कैसे प्रोटेक्शन में मदद करेगा, कभी आपने वो पहना है क्या, रेनकोट पहना है, रेनकोट पहना है आपने, जब आप रेनकोट पहनते हो तो कितना पसीना आ जाता है ना अंदर, देखा है आपने। तो आप मुझे बताओ, जो आपका पसीना है वो निकल के आ जाता है ना, ठीक है, तो लेकिन वो रेनकोट से बाहर तो नहीं जा पाता, बाहर का पानी अंदर नहीं आ पाता, अंदर का पानी बाहर नहीं जा पाता। तो ये बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है। किससे बचाता है, बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है। क्लियर हो गया, किससे बचाएगा, सूखने से, मतलब डिहाइड्रेशन से, कि इसके अंदर का वाटर बाहर ना चला जाए। देखो दुनिया का कोई भी सेल हो, उसको पानी तो चाहिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, चाहे बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमने बैक्टीरिया को तो नहीं देखा कि उसने कैन टारो बढ़िया से, हेमा मालिनी वाली फोटो में ऐसे बैक्टीरिया ऐसा लगा हुआ है, समझ में आ गया, प्योर पानी, समझ में आ गया, या प्योर पानी, बैक्टीरिया भी जो है वो प्योर पानी पी रहा है, इसको भी वाटर की जरूरत पड़ती है, और उसके वाटर को बचाने के काम कौन करेगा, ये, समझ में आ गया, कौन करेगा, ये। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिहाइड्रेशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ये बेचारा कैंट आरो तो पानी पीता नहीं है, क्लियर है, कि अलग से पता चले वो कैंगन वाटर लगवा लिया, ठीक है, जापानीज और महंगा वाला, ठीक है, लगवा लिया,
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको भी बचाने की जरूरत है ना, कि इसका पानी बाहर ना निकल जाए। तो इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिहाइड्रेशन। किससे बचाएगा? डिहाइड्रेशन से बचाएगा। बात समझ में आ गई? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिहाइड्रेशन। लिखो इसको जरा जल्दी से, लिखो इसको एक बार जल्दी से लिखो। ये ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गया। इसके बाद हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी लिखो, सेल वॉल आज हमको पढ़ना है, छोड़ूंगा नहीं तो। अरे हाँ, ये मॉइस्चराइजर है। क्या मैं बोलूं, क्या क्रिएटिविटी है तुम्हारी, मतलब क्रिएटिविटी का तो छोड़ ही दो, ये मॉइस्चराइजर है, ये समझ लो। क्लियर हो गया? नहीं बेटा, कैप्सूल और स्लाइम लेयर एक ही में नहीं हो सकते। ठीक है, या तो कैप्सूल होगा या फिर स्लाइम लेयर होगा। बात समझ में आ गई? या तो कैप्सूल होगा या फिर स्लाइम लेयर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। कितने तेजस्वी लोग हैं। आ गया समझ में? हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े, चलो जरा आगे बढ़ते हैं। अब समझो आराम से, कॉपी वॉपी बंद कर दो, ये चैट फैट बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से समझो क्या सेल वॉल। क्या समझोगे? सेल वॉल। क्लियर हो गया ये? क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। समझ में आ गया? अब सेल वॉल देखो, एक साइंटिस्ट था कार्ल वूज। ध्यान से सुनना, कार्ल वूज, उसने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये भी दो टाइप के हैं। किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे। तो इसने क्या किया, अब मुझे बताओ, सेल वॉल के बेसिस पर देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल किंगडम मोनेरा, या फिर हम ऐसे लिख दें, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम, या फिर हम ऐसे और लिख सकते हैं, प्रोकैरियोट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम। और जब ये दो किंगडम में हो जाएगा तो 6 किंगडम हो जाएंगे ना। पूरा पढ़ने के बाद, आर्की बैक्टीरिया पढ़ने के बाद में 6 किंगडम पढ़ाऊंगा। कार्ल वूज ने दिया था 2 किंगडम्स। पहला यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया। समझना जरा जल्दी से, बहुत आसान है। आर्की बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा नीट जो है, एनटीए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन देता है। समझ में आ गया? एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके देता है। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। क्लियर हो गया? सेल वॉल के बेसिस पर इस प्रोकैरियोट्स को भी 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। किसने किया था? कार्ल वूज ने। तो आप मुझे बताओ, पहले 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, कौन सा था? एनिमेलिया था। 5 थे। अब मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया, तो कितने हो जाएंगे? 6। 1 2, मोनेरा को ही 2 में डिवाइड कर दिया, 2। इसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। आ गया समझ में? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। कौन से होते हैं? एंशिएंट, मतलब जब अर्थ बनी थी, बिल्कुल उस समय बनी थी, तो उस समय का एटमॉस्फेयर बड़ा कैसा था? बहुत हॉट टेम्परेचर था, सनलाइट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस समय ओजोन लेयर नहीं थी। समझ में आ गया? तो बहुत ही एसिडिटी थी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था। तो ये आप मुझे बताओ, ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है और दे आर हार्श कंडीशन, या फिर ये हमारे लिए हार्श कंडीशन है? कैसी कंडीशन? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये हमारे लिए हार्श कंडीशन है ना? तो ये जो हार्श कंडीशन है, इस हार्श कंडीशन में जो रह रहे हैं, उनको हम क्या बोल देते थे? आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की का मतलब क्या हो जाएगा? एंशिएंट। क्या बोलेंगे? एंशिएंट। समझ में आ गया? जो पहले से है, पुरातन, बहुत पुराने हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया। अरे आर्कियोलॉजी जानते हो ना, बहुत पुरानी चीजों की स्टडी करना, खोदते होते रहते ना, उनको हड़प्पा हड़प्पा मिल जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया, एंशिएंट। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। अब आप मुझे बताना, एंशिएंट जो टाइम था, जो एंशिएंट टाइम था, वो फेवरेबल टाइम था या अनफेवरेबल टाइम था? मुझे सिंपल सी बात बताना। जो एंशिएंट टाइम था वो अनफेवरेबल था। हाई टेम्परेचर होना, ऑक्सीजन का ना होना, सनलाइट बहुत ज्यादा होना, पूरी यूवी रेज होना, किलो किलो पोत के जाते हो ना सनस्क्रीन, जिससे यूवी रेस का फर्क ना पड़े। उस समय इतनी यूवी रेस थी,
तो आप मुझे बताओ जरा, वो बेचारे ये तो सनस्क्रीन लगाएंगे नहीं कि बैक्टीरिया सनस्क्रीन लगा के जा रहे, पाउडर लगा रहे, बताओ जरा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मुझे बताओ इनकी जो सेल वॉल है इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या सिंपल होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा मुझे बताओ, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या सिंपल होना चाहिए? कैसा होना चाहिए जल्दी से आप मुझे बताओ। जो हार्श कंडीशन में रहते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होना चाहिए? शुड बी कॉम्प्लेक्स और शुड बी सिंपल। इट शुड बी कॉम्प्लेक्स और इट शुड बी सिंपल। बताओ जरा कैसी होना चाहिए? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सब लोग बढ़िया से लिख रहे हो। तो बताओ जरा कैसी होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स। बहुत बहुत बढ़िया। तो इसकी सेल वॉल composed of complex polysaccharide एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। अब समझना जरा, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसकी बनी होती है कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। अब आप बोलोगे सर ये क्या नाटक है? समझ में आ गया, इसमें भी तो प्रोटीन और शुगर है, इसमें भी तो प्रोटीन और शुगर है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो ये अलग है? समझ में आ गया, इस बात को आप समझना जरा, इसके स्ट्रक्चर को आप समझना। पेप्टाइडोग्लाइकन, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते। यहां पर अच्छे से लिखना, यहां पर लिखना, दे डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन। रिसेंटली क्वेश्चन आया था, दे डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन समझ में आ गया? तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड क्या होता है और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है वो आप समझना। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इस तरफ हम देख रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए जरा। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो पेप्टाइडोग्लाइकन कैसे होते हैं, पहले इसको समझ लो, पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड को, है ना? तो देखो जरा, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, मान लो मैंने बनाया ये क्या है, दिस इज अ पॉलीसेक्राइड। ये मान लो मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ पॉलीसेक्राइड। अब दूसरी तरफ मैं लेयर बना देता हूं, इसी के नीचे क्या हो जाएगी, पूरी पॉलीपेप्टाइड। इस तरीके से इसमें लेयर होती है। तो आप मुझे बताओ ये क्या था? कॉम्प्लेक्स, मान लो इसको हम बोल देते हैं दिस इज पॉलीसेक्राइड। क्लियर है? और ये क्या है आप मुझे बताओ? पॉलीपेप्टाइड। ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड। इस तरीके से हो गया। समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सब बोर्ड नहीं दिख रहा? अब समझ में आ रहा है? चलो इसको कल हटा देंगे, बहुत लंबा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में हटा देंगे, वो तो इसके पहले वाली क्लास में रखा हुआ था, ये बहुत ऊंचा है, ऐसा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर से पढ़ा रहा हूं मैं खड़े होके। तो चलो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताता हूं पेप्टाइडोग्लाइकन, सब्र तो रखो। ये पूरा क्लियर हो गया। अभी आप मुझे बताओ पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड समझ में आ गया? पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखना जरा, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होते हैं वो आप देखना। पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं NAG एंड NAM। अब ये दोनों क्या बला है अभी हम देखेंगे। NAG और NAM क्या बला है ये हम देखते हैं। कौन से कलर से बना ले, इससे बना लेते हैं। NAM, ये दोनों क्या है? बोथ आर पेप्टाइडोग्लाइकन। समझना जरा, दोनों क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। और इस तरीके से होते हैं। ये हमने बना दिया NAG। NAG के बाद कौन आ जाएगा? NAM।
अल्टरनेट, जैसे आपने देखा होगा ना दीवार में हम वो लगाते हैं, जैसे दीवार बनाते हैं तो आप मुझे बताओ हम वो बनाते हैं ना, ब्रिक्स को लगाते हैं, ये देखो जरा इस तरीके से, ये हमने लगा दिया और बीच में हमने सीमेंटिंग मटेरियल डाल दिया इस तरीके से, ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स है। ऐसा अरेंजमेंट क्या उसमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, उसमें हमने क्या किया, पूरा का पूरा, जैसे हमने एक लेयर पूरी हमने बना दी, फिर दूसरी लेयर पूरी की पूरी हमने बना दी। समझ में आ गया? अभी मैं बताऊंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, चिंता मत करो, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर कैसा है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, बट यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं, यहां पूरी एक लेयर है पहले पॉलीसेक्राइड की, एक लेयर है पूरी पॉलीपेप्टाइड की, और यहां पर क्या है, चलो हम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, दिस इज NAG। अभी समझ में आएगा, 2 मिनट सब्र करो। ये है NAG, ये हमने बना दिए NAG, NAG, NAG। अब जरा इमेजिन करो, जब सेल स्टार्ट किया था उस समय ये बताता तो आपके होश नहीं उड़ जाते? बताओ जरा। अब ये हमने क्या बना दिया बेटा, NAM। बस बेटा ऐसे ही पता भी नहीं चलेगा कब आप डॉक्टर बन जाओगे। बढ़िया से पढ़ते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, पता भी नहीं चलेगा कब मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। आप बोलोगे अरे पता ही नहीं चला कब मेडिकल कॉलेज में आ गए। ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ होता है, समझ में, कब एम्स में आ गए। क्लियर हो गया? एक स्टूडेंट था 11th क्लास में आया, मतलब बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है, बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल बोलना चाहिए पिछड़े इलाके से आया था, आदिवासी टाइप के इलाके से, तो कैटेगरी नहीं थी उसमें, जनरल था स्टूडेंट। अब बिल्कुल वो आया, टेस्ट में उसके 100-200 इस टाइप के उसके मार्क्स आते थे, ठीक है। आया, सर मैं क्या करूं, मतलब बहुत मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। कोई उसने ऐसे नहीं बोला मुझे एम्स दिल्ली जाना है, क्लियर हो गया, मुझे यहां जाना है। आप अपने दिमाग से सबसे पहले ये हटाओ, आप बड़ा करने का सोचते हो ना तो कबाड़ा होता है। क्लियर हो गया? अच्छा करने का सोचो, बड़ा अपने आप होगा। आप बड़ा करने का सोचते हो ना तो कबाड़ा होता है, अच्छा करने का सोचो, बड़ा अपने आप होगा। बात समझ में आ रही? कभी बड़ा नहीं, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, बड़ा वो अपने आप बन जाएगा। क्लियर हो गया? बड़ी सोच रखो, बिल्कुल नहीं रखना, छोटी सोच रखो। हमको आज के दिन के अलावा हमको मतलब नहीं है, आज सुबह हमने क्या पढ़ा इसके अलावा हमको दूसरी चीज से मतलब नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा है, सुबह उठो, सुबह उठो, मैं वही चीज बता रहा हूं जो मैंने उसको बताई थी। बता दूं क्या? जल्दी से मुझे बताओ। चलो पहले उस स्टूडेंट के बारे में बता देता हूं। 2 साल उसने पढ़ाई करी, 12th के साथ में एम्स में पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ जरा, बता दूं उसको जो बताया था कि ना बताऊं? पहले चला दो तीर, उसके बाद बताऊंगा ऐसे कैसे बताऊंगा। क्लियर हो गया? समझो जरा, जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना सब झूठ बोलते हैं। बड़ी सोच रखो, बड़ा सोचो। समझ में आ गया? ये सब गलत बात है। रियल लाइफ में आप मुझे बताओ, आज तक किसी मोटिवेशन का असर, किसी मोटिवेशन का असर 1 घंटे से ज्यादा हुआ है क्या? नहीं हुआ। इंटरनल मोटिवेशन वर्क करता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्क करता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं एक सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं। सुबह उठते हो, मैं उसी स्टूडेंट का बता रहा हूं, 200 नंबर आए थे उसके टेस्ट में। क्लियर हो गया? 200 नंबर आए थे और फिर भी वो एम्स में पहुंचा था 12th के साथ में। मैं उस स्टूडेंट का बता रहा हूं। मैंने उससे बोला सब भूल जाओ, अभी कितने क्वेश्चन कर पाते हो पर डे? बोले सर फिजिक्स में 8 क्वेश्चन कर पाता हूं, दिन भर बैठे रहता हूं, 8 क्वेश्चन कर पाता हूं। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन कर पाते हो? सर 20-25 क्वेश्चन कर लेता हूं। ऐसे बोला सर 20-25 क्वेश्चन कर लेता हूं। बायो में? तो बोले सर बायो में तो आपने मना किया हुआ है, कोई क्वेश्चन करना नहीं है, बस नोट्स लिखने में टाइम लग जाता है। मैंने कहा बढ़िया। रोज सुबह उठोगे, रोज सुबह उठो, तुम्हारे पास एक डायरी होना चाहिए, छोटी डायरी। उठते से ही उस डायरी में तुम लिखोगे आज मुझे फिजिक्स में इतने क्वेश्चंस करने हैं। यदि तुम 10 कर रहे हो ना तो 8 कर रहे हो ना तो 8 से ही शुरू करो। रोज लिखो मुझे 8 इस चैप्टर के, जैसे मान लो 1D है, 1D के मुझे 8 क्वेश्चन करने हैं, बस। बात समझ में आ गया? कोई एक बुक उठाओ, 10 बुक मत उठाओ, कोई भी एक बुक उठा लो जो ठीक लग रही है, जो आपके सर बोल रहे हैं उसको 5 बार कर डालो। मैं 8 क्वेश्चन करूंगा। केमिस्ट्री में 20 करते हो, 20 करूंगा। बायो में मैं इतना पढ़ूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा। सुबह उठ के उसको लिख लो, टुडेज टारगेट, टुडेज गोल। और रात को जब सोने लगो ना तो सोने से पहले उसके सामने राइट में बनाओ अचीव्ड, लिखो जरा अचीव्ड, 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 और ऐसे टिक मार लो। ये जो रात को आपको टिक होगा ना कि आज का टारगेट, मतलब नहीं 2 साल बाद क्या होना है। बात समझ में आ रही मेरी? हमको कोई मतलब नहीं 2 साल बाद क्या होना है। आपको सिंपल सा ये सोचना है आज क्या करना है, बस। ये आपको क्या करेगा, आपको एक लाइन में रखेगा, अलाइन रखेगा, आपको मोटिवेट करेगा। आप इसको बनाओगे, ये आपको बना देगा। याद रखना, सुबह उठो, उसको बनाओ, उसको रात को जो आप उसमें एक अचीव्ड लिखोगे ना, जो टिक लिखोगे, जो टिक कर दिया, अचीव कर दिया,
ये आपको खुशी देगा। और जब खुश होके सोओगे ना, आपको मतलब नहीं है, किसी दूसरे से रेस मत करो, किसी दूसरे से बिल्कुल रेस मत करो, खुद से रेस करो। बात समझ में आ रहा है? खुद से रेस करो। मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूं। 11th क्लास में मैं था, तो हम लोग बोर्डिंग स्कूल में खेलते थे, बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, तो जनरली सभी खेलते हैं, समझ में आ गया। बोर्डिंग स्कूल में खेलने का भी टाइम फिक्स रहता है, तो खेलना ही होता है। तो अब क्या हुआ कि खेलते खेलते 11th क्लास में मैंने 5 किलोमीटर की एक रेस होती है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। खेलते खेलते स्टेट लेवल पे पहुंच गया। अब जब स्टेट लेवल पे पहुंच गया, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर कौन कौन से आए? हरियाणा के, ठीक है। हरियाणा से तो हम गए थे, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, 5 स्टेट से लोग आए हुए थे। मैं वही बता रहा हूं जो तुमको, जो उसको बताया था, कोई अलग चीज नहीं बता रहा। 5 स्टेट से लोग आए हुए थे, ठीक है। और उसमें लास्ट ईयर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर आया हुआ था, जो 5 किलोमीटर की रेस में जिसका रिकॉर्ड था कुछ 15 मिनट ऐसे 30 सेकेंड जिसका रिकॉर्ड था, ठीक है भैया। रात के टाइम में फंक्शन वंक्शन होते, सब जगह हल्ला मचा हुआ है, अरे नेशनल रिकॉर्ड होल्डर आया हुआ है, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर आया हुआ है। हम लोग सब डर गए, समझ में आ गया। हर स्टेट से 5-5 लोग आते, क्रॉस कंट्री एक स्पेशल इवेंट होता है, तो उसमें हर स्टेट से 5-5 लोग आते थे। अब जैसे सुबह के टाइम में क्या हुआ, सब लोग खड़े हुए, 5 स्टेट के 25 लोग, और उसने बोला कॉम्पिटिटर्स ऑन योर मार्क गेट सेट गो। जैसे ही गो बोला, वो जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर था वो तेज भागा, ठीक है, अच्छी तेज भागा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मेरी आंख बंद हो गई थी, मेरी आंख बंद हो गई थी लिटरली, कि मैंने कहा यार गए, हार गए, समझ में आ गया, बिल्कुल हार गए, ठीक है। और उसको देख के, समझना जरा, उसको देख के बाकी जो 20 लोग थे, 20-22 लोग थे, वो भी उसी स्पीड में दौड़े। वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर था, वो तेज दौड़ा, और उसकी वजह से बाकी लोग भी उसको देख के पीछे दौड़े। मेरी आंख बंद हो गई थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा यार अपन तो गए, अपने बस का नहीं है इतनी तेज दौड़ना, ठीक है, क्या करें। तो मैं सोचा कि यार सब मैंने देखा मेरे आगे कम से कम 500 मीटर आगे सब निकल गए। मैंने कहा क्या करूं, बैठ जाऊं क्या साइड में। मैंने कहा यार बैठ जाएंगे तो बेइज्जती होगी कि रेस भी पूरी नहीं कर पाए। तो मेरे दिमाग में एक थॉट्स आया, जस्ट फिनिश द रेस, रेस को फिनिश करो। तो मैं मजे से, समझना, बिल्कुल मजे से, अपना आराम से, अपनी स्पीड से दौड़ने लगा, अपनी स्पीड से, आराम से मैं क्या करने लगा, दौड़ने लगा। मैंने क्या देखा, 2 किलोमीटर बाद जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर था ना, वो साइड में बैठा हुआ था, डिस्क्वालीफाई हो गया, और उसके चक्कर में 15 और डिस्क्वालीफाई हो गए। जो वो एक डिस्क्वालीफाई हुआ था ना, उसके चक्कर में 15 और डिस्क्वालीफाई हो गए। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिली, यार अपन जैसे दौड़ रहे थे वैसा ही करना है, समझ में आ गया, वैसे ही करना है। तो मैं दौड़ता रहा, अपनी स्पीड से मैं दौड़ता रहा, और मुझे खुशी मिल गई, समझ में आ गया, और रेस फिनिश हुई और मैं फर्स्ट आया। ये इंसिडेंट मेरी खुद की लाइफ का है, ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ के भी बहुत होंगे, बट वो बाद में जाके ध्यान आते हैं। इस इंसिडेंट ने मुझे एक चीज बस सिखाई, कभी दूसरे से कंपटीशन मत करो, खुद से कंपटीशन करो। मैं कल जैसा था ना, उससे आज मैं बेटर करूंगा। मान लो बैकलॉग में एक चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उससे अच्छा आपके उसमें पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इससे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। किसमें आगे, मान लो यकीन में आना है या पाठशाला में आना है, मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है। मैंने उसको केवल इतनी सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला बिल्कुल मत देखो किसी के 600 नंबर आ रहे हैं, भूल जाओ। पहले टेस्ट में 600 नंबर आते थे, एनटीएस की टॉपर ऐसे बच्चे आए हुए थे, समझ में आ गया, स्टेट टॉपर ऐसे बच्चे हुए आए थे, वो डर गया। और हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो बड़े टॉपर थे ना, ये सब धीरे धीरे छटते गए। और जब 12th हुआ तो पता चला वो एम्स में सिलेक्ट हुआ, समझ में आ गया। और जितने टॉपर थे, पता चले बड़े बड़े बल्लम बनते थे, 400 नंबर पर निपट गए। क्यों? कैट रेस में लगे हुए थे। तो इसीलिए खुद के लिए टारगेट बनाओ, दूसरे से कंपेयर करो ही मत। बात समझ में आ गया? यू डू नॉट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन द वर्ल्ड। बात समझ में आ गया? केवल खुद से कंपीट करो। कल 8 क्वेश्चन करे थे तो आज 9 करूंगा, कल 9 किए थे तो आज 10 करूंगा। बात समझ में आ गया? 10 से ज्यादा नहीं हो पा रहे तो एक हफ्ते तक 10 करूंगा। 10 करते जाओगे, अपने आप 11 पे पहुंच जाओगे। 11 करते जाओगे, अपने आप 12 पे पहुंच जाओगे। पता भी नहीं चलेगा कब सिलेक्ट हो जाओगे। वो बोला सर मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब सिलेक्ट हो गया। सिंपल सी एक चीज फॉलो करी थी बस, कि रोज सुबह उठ के उसको करता था, रात को टिक करता था, उससे कॉन्फिडेंस आता था, अगले दिन और करने का मन करता था, सिलेक्ट हो गया। आ गया समझ में? तो ये सिंपल सी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। जहां जाना चाहो वहां पहुंच जाओगे। फोकस आज पे करो। हमको मतलब नहीं है 2 साल बाद क्या होना है, आज पे, बस आज आपका टारगेट होना चाहिए। ये आपको अलाइन रखेगा, ये आपको भटकने नहीं देगा, ये आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा। चलो बहुत हो गई मोटिवेटेड वाली बात, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। हमने बोला पेप्टाइडोग्लाइकन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ऐसे बने हुए अल्टरनेट, जैसे हम ईट जोड़ते हैं ना ऐसे बने हुए। यहां पर पूरी एक लेयर पॉलीसेक्राइड की, पूरी एक लेयर पॉलीपेप्टाइड की। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब मैं ये बना के बताता हूं कि आखिर ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होते क्या है, क्योंकि ये सब अभी फंजाई में भी काम आएंगे। क्लियर हुआ? तो देखो जरा जल्दी से मुझे बताओ, सभी ने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है ना? बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा बीटा ग्लूकोज, पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या आपने? ये ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बीटा ग्लूकोज का। बीटा ग्लूकोज में आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पर OH कहां होता है? ऊपर। अरे पढ़ा है ना, बताओ जरा, फर्स्ट कार्बन पे कहां होता है? OH ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। ऊपर बीटा, नीचे अल्फा, ऊपर बीटा, नीचे अल्फा। आ गया समझ में? अब बाकी कहीं पे भी बना दो, ये मैंने बना दिया OH, हमको इसके ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? हमको इसकी स्टेबिलिटी से यहां कोई लेना देना नहीं, सिंपल यहां पर हमने OH बना दिया, उस तरफ HH हो जाएगा। ये मैंने बना दिया CH2OH। क्या बना दिया मैंने? CH2OH। दिस इज अ बीटा ग्लूकोज। समझना जरा, ये मैंने क्या बनाया है? दिस इज अ बीटा ग्लूकोज। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज द बीटा ग्लूकोज। ये क्या है? बीटा ग्लूकोज है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या हो गया बेटा? बीटा ग्लूकोज। अब यही बीटा ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाएंगे, ये एक बीटा ग्लूकोज हमने जोड़ दिया इससे, ये दूसरा बीटा ग्लूकोज हमने इससे जोड़ दिया, ये तीसरा बीटा ग्लूकोज हमने जोड़ दिया, ये चौथा बीटा ग्लूकोज हमने जोड़ दिया, बीटा 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 बीटा, ये बीटा 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 करके क्या बन गया? पॉलीसेक्राइड बन गया ना, पॉलीमर बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आ गया? हमने बहुत सारी मल्टीपल यूनिट्स हमने यहां पर जोड़ दी बीटा ग्लूकोज की। नाउ इट विल बिकम सेल्यूलोज। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेल्यूलोज। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? सेल्यूलोज। क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज। अब आप समझना, ये क्या था? ये बीटा ग्लूकोज था ना, ये बीटा ग्लूकोज हमने बना लिया। क्लियर हो गया? अब मैं फिर से बीटा ग्लूकोज बना रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अब हम क्या देख रहे हैं? फिर से हम बीटा ग्लूकोज बना रहे हैं। ये मैंने बना दिया बीटा ग्लूकोज, ये मैंने बना दिया बीटा ग्लूकोज। सर इसमें तो सेकेंड नंबर पे OH नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया? देखो जरा, इसको OH को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? NHCOCH3। ध्यान से समझना जरा, किससे रिप्लेस कर दिया बेटा हमने इसको? इस OH को हमने रिप्लेस किससे कर दिया? NHCOCH3। बताओ जरा, किससे रिप्लेस कर दिया हमने? NHCOCH3। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ, CONH कहीं आ जाता है तो मतलब पेप्टाइड हो जाता है, तो देखो जरा, कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड क्या बन गया? पेप्टाइडोग्लाइकन। कार्बोहाइड्रेट प्लस पेप्टाइड क्या बन गया? पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या बन गया? ये पेप्टाइडोग्लाइकन। अब जरा इसका नाम देख लें, क्या बला है ये? देखो जरा, आप मुझे बताओ, N से हम लिख दें N CH3। अब CO का नाम क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है क्या? बिल्कुल थोड़ी सी। एसिटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल। क्या बोल देंगे हम इसको? एसिटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। और NH2 यदि कहीं आ जाता है, ये तो हमने N लगा दिया, क्लियर है? यदि N आ गया तो इसको हम नाम क्या बोलते हैं? अमीन। अब जरा सबको जोड़ो, N आ जाता है तो अमीन हो जाता है ना। अरे पढ़ा होगा अमीन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो मुझे बताओ जरा जल्दी से, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? N एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ग्लूकोसामीन, ग्लूकोजामीन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? देखो जरा, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? फिर से आप मुझे बताओ जरा, पूरा नाम क्या लिख दें इसका? इसका नाम हम लिख दें N एसिटाइल, क्या नाम रख दें? N एसिटाइल, एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इसी को हम बोलते हैं NAG। क्या बोलते हैं हम इसको? NAG, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और इसी अकेले का यदि पॉलीमर बन जाए, समझना जरा, इसी अकेले का यदि पॉलीमर बन जाए, जैसे ये बार बार रिपीट हो रहा था ना,
ये भी बार बार रिपीट हो जाए तो बन जाता है काइटिन। क्या बन जाता है? काइटिन। बना डालें, चलो बना डालते हैं। ये देखो जरा यहां पर, ये हम इसको बना देते हैं इस तरीके से। ये हमने बना दिए बहुत सारे, वही बीटा ग्लूकोज हैं, लेकिन हमने इसमें क्या लगा दिया? NHCOCH3। ये हमने क्या लगा दिया? NHCOCH3। हर जगह लगा दो, यहां पर लगा दो NHCOCH3 लगा दो। क्या नाम हो जाएगा? NHCOCH3। यहां पर भी लगा दो NHCOCH3। यहां पर भी लगा दो NHCOCH3। यहां पर भी लगा दो NHCO। बताओ जरा क्या हो जाएगा? CH3। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दिस इज द, ये सेल्यूलोज बना था ना, इसको हम बोलेंगे काइटिन। और आप मुझे बताना, जरा देख के बताओ, सेल्यूलोज 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 से मिलता जुलता लग रहा है ना, इसीलिए इस काइटिन को हम फंगल सेल्यूलोज बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंगल सेल्यूलोज। दैट्स व्हाई दिस काइटिन इज कॉल्ड एज फंगल सेल्यूलोज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। समझ में आ गया? इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड एज फंगल सेल्यूलोज। अरे आया कि नहीं आया समझ में? समझ में आया? पूरा क्लियर हो गया? जो नोट्स में है सब लिखना है, नोट्स में जो नहीं होता वो कभी नहीं लिखना है, बाद में, बस क्लास के बाद में। अभी पहले समझते जाओ। क्लियर हो गया? बीटा ग्लूकोज, मुझे बताओ, फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। अब अल्फा कार्बन के पॉलीमर क्या होते हैं? कितना आसान है, गैस, GAS, गैस। क्लियर हो गया? GAS, G फॉर ग्लाइकोजन, A फॉर अल्फा ग्लूकोज, S फॉर स्टार्च। क्लियर हो गया? देखें जरा, देखो कितना आसान है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, GAS, A फॉर अल्फा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? अल्फा ग्लूकोज। इस अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर क्या हो जाएंगे? ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। कितना आसान है। तो अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर क्या हो जाएंगे? गैस, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। एनिमल में शुगर स्टोर करना, प्लांट में शुगर स्टोर करना। बीटा ग्लूकोज का आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? बीटा ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर क्या हो जाएगा? या फिर यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, बताओ जरा जल्दी से, लाइन खींच देता हूं, यहां पर लिख देता हूं बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर क्या होगा? सेल्यूलोज। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ, इसी बीटा ग्लूकोज में हमने चेंज कर दिया था एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर क्या था? काइटिन। अरे याद है ना, इसका पॉलीमर क्या था? काइटिन। ये हमने यहां पर पॉलीमर बना दिया, पॉलीमर। ये यहां पर भी हमने क्या बना दिया? पॉलीमर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट आप मुझे इतना बनाओ, बताओ जरा जल्दी से। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? काइटिन सभी को समझ में आ गया? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए फंगल सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं इसको? फंगल सेल्यूलोज। क्लियर हो गया? चलो अब समझना थोड़ा सा जल्दी से, जाते जाते। क्लियर हो गया? जाते जाते, चलते चलते। क्या याद रखना है? चलते चलते, चलते चलते हमको याद रखना है कि उसमें शाहरुख खान था? नहीं, चलते चलते हमको याद रखना है क्या? देखो जरा जल्दी से, यहां पर हमने क्या देखा? ये हमने बीटा ग्लूकोज देखा। क्या देखा हमने? बीटा ग्लूकोज देखा। ये OH, ये OH, ये OH बना दिया हमने। इस बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर, बताओ जरा, इस बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर क्या बनता था बेटा? सेल्यूलोज। क्या बनता था? सेल्यूलोज। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, डिलीट, अरे हटाओ इसको। ये मैंने बना दिया यहां पर OH, यहां पर मैंने बना दिया CH2OH, यहां पर मैंने बना दिया OH, यहां पर मैंने बना दिया OH, और यहां पर इस OH को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे? NHCOCH3। किससे रिप्लेस कर दिया? NHCOCH3। तो बताओ जरा, इसका नाम क्या था?
इसका नाम क्या था, जल्दी से मुझे बताना, इसका नाम क्या था, NAG। और इस NAG के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, इसके पॉलीमर से क्या बनता है, जल्दी से आप मुझे बताओ, काइटिन। क्या बनता है, काइटिन। चलो अब देखना थर्ड कंपोनेंट बैक्टीरिया, अब हम देख रहे हैं, ये जरा ध्यान से देखना, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब NAG तो हमने देख लिया, एक NAM भी बोला था ना, NAM इसमें और चेंज करके बनता है। चलो जरा हम पहले इसी को बना लेते हैं, ध्यान से समझना, आपको याद करना जरूरी नहीं है ये, बट आपको समझना जरूरी है कि आखिर ये बनता कैसे है, क्या डिफरेंस है, आखिर कैसे बनता है। यहां पर तो हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं, बताओ जरा यहां पर हम क्या बना चुके हैं, NHCO CH3। अब यहां पर हम रिप्लेस कर देते हैं, कौन से कलर से बना दूं, पिंक से बना देता हूं। यहां पर हम बना देते हैं OCH CH3 COOH। याद नहीं करना है, फिर मैंने आपको बोला आपको याद नहीं करना है, बात समझ में आ गया, आपको केवल समझना है। इससे चेंज किया ये बना, देखो जरा ध्यान से देखना, इससे चेंज किया ये बना, इससे चेंज किया ये बना, और ये जो स्ट्रक्चर यहां पर बन गया है, इसी स्ट्रक्चर का नाम होता है NAM। इसका नाम क्या होता है, NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लियर हो गया। अब देखो जरा ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा, इसीलिए अभी बता रहा हूं। इसका NAG, इसका NAM। क्लियर हो गया। ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, बताओ जरा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आ गया समझ में, क्या बन जाएंगे बेटा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, कितना आसान था। बीटा ग्लूकोज, ये यहां पर हमने क्या बनाया था, आप मुझे बताओ, इसका नाम था बीटा ग्लूकोज। क्या नाम था इसका, बीटा ग्लूकोज। इसी बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर हो गया था, तो क्या बना था, सेल्यूलोज। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, NAG बन गया, और चेंज कर दिया, NAM बन गया। पहले G आता है फिर M आता है, तो पहले थोड़ा सा चेंज किया तो NAG आ गया, और चेंज कर दिया तो NAM आ गया। आ गया समझ में, तो चलो ठीक है, इतना आज के लिए बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रुक जाना अभी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। और मेरी बात याद रखना, एवरी डे का टारगेट होना चाहिए। हमको नहीं पता अगले हफ्ते क्या होगा, कल क्या होगा, बस आज का टारगेट बनाओ, बस। समझ में आ गया, चलो ठीक है, थैंक यू, विश यू गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।